स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टेक आईटीआई पल्स पे। तो दोस्तों हम एसडीएससी इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की जो आंसर की है फिटर ट्रेड की 2022 में एग्जाम हुआ था, उसको ऑफिशियल आंसर की को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पिछले 30 क्वेश्चन है वीडियो पहले में देखे। तो जो पार्ट सेकंड है उसमें हम 31 क्वेश्चन से लेके 60 से 70 क्वेश्चन तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द सॉल्यूशन फॉर द एक्सप्रेशन। ये देखिए मैथमेटिकल का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का। ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए इस ब्रैकेट को हमको केवल सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट करना है ना। तो 4 और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है 3s प्लस 10 प्लस यहाँ पे 12s हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे -16 हो जाएगा, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 15s हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे सी विकल्प एकदम करेक्ट निकल के आएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विद अ मेट्रिक माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर है, मेट्रिक माइक्रोमीटर है, इसमें क्लियरली बोल दिया है द स्लीव स्केल हैज, जो स्लीव का स्केल है वो 0.5 mm जो माइनर डिवीजन है, मतलब माइनर डिवीजन उसका 0.5 mm है। और यहाँ पे ये विद अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.001 mm यहाँ पे दिया हुआ है, ये है स्लीव शो 15 मेजर डिवीजन, यहाँ पे 15 मेजर डिवीजन है एंड माइनर डिवीजन इज 1, है ना। थिम्बल अलाइन एट 18, मतलब जो थिम्बल की लाइन है वो 18वीं लाइन जो स्लीव का है, जीरो लाइन से मैच करती है, जिसको डेटम लाइन बोलते हैं। तो ये माइक्रोमीटर की हमको रीडिंग कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले ही बोल दिया है इसने कि द स्लीव स्केल हैज 0.5 mm माइनर डिवीजन। अगर 0.5 mm माइनर डिवीजन है तो इसका मेजर डिवीजन, जिसको वन डिवीजन मेन स्केल डिवीजन बोला जाता है, उसकी वैल्यू होगी 1 mm। तो यहाँ पे 15 मेजर डिवीजन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 15। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, माइनर डिवीजन इज 1, एक माइनर डिवीजन है। तो यहाँ पे एक माइनर डिवीजन की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए ये माइनर डिवीजन है तो इसकी जैसे 0.5 एक डिवीजन की वैल्यू है तो उसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0. ये देखिए 0.5 इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद थिम्बल डिवीजन को हम क्या करते हैं, ये थिम्बल डिवीजन 18 है, इसको लिस्ट काउंट के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको फिर से ऐड करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.18 यहाँ पे आएगा और इनको सभी को ऐड करेंगे तो अपना जो बी नंबर का विकल्प है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, 15.68 इसकी रीडिंग आ जाएगी, है ना। जब हम माइक्रोमीटर का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे हम A to Z उसका डिस्कस करेंगे कि रीडिंग कैसे निकालते हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, सारी चीजें एकदम विधिवत तरीके से जानेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन। तो 33 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स फॉर अ क्वाड्रिक इक्वेशन। ये देखिए दोस्तों ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये क्वाड्रिक इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट कितने होते हैं, तो जो द्विघाती समीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो द्विघाती समीकरण के रूट ये जिसको मूल हिंदी में बोलते हैं वो 2 होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है सामान्यतः हैंड फाइल की कठोरता होती है, मतलब जो हैंड फाइल होती है इसकी जनरली हार्डनेस कितनी रहती है, तो 60 HRC। ये एकदम आपको फैक्ट है कि 60 HRC फाइल की हार्डनेस होती है। अलग अलग जो हमारे टूल्स होते हैं उनकी हार्डनेस अलग अलग होती है, तो ये फाइल की हार्डनेस यहाँ पे 60 HRC हो जाएगी। उसके बाद यहाँ 35 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है नाइट्राइडिंग प्रक्रिया में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्राइडिंग एक सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है, सरफेस को हार्ड करने का प्रोसेस है, जिसमें हम अमोनिया गैस के वातावरण में किसी भी जो पार्ट्स है उसको सरफेस हार्ड करते हैं।
है ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है द पर्पज ऑफ जिग एंड फिक्सचर। तो जब हम जिग एंड फिक्सचर का यूज करके किसी कंपोनेंट को बनाते हैं तो उसका पर्पज क्या होता है। तो इसका पर्पज होता है जिग एंड फिक्सचर का कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारा जो प्रोडक्शन है वो रेट बढ़े, इंटरचेंजेबिलिटी बढ़े। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मार्केट में 10 mm साइज के बहुत सारे बोल्ट हैं और 10 mm साइज के ही बहुत सारे नट हैं। तो जो जो नट हैं और बोल्ट हैं एक दूसरे के साथ आसानी से फिट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी बनी रहे और उसके बाद इंक्रीज मशीनिंग एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए तो सारी फैसिलिटी है वो जिग एंड फिक्सचर प्रोवाइड करते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है नेम ऑफ द कैलिपर यूज्ड फॉर बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड मेजरमेंट। बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड मेजरमेंट। तो दोस्तों ये ट्रांसफर कैलिपर है, निमी की बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको इसमें डाउट होगा थोड़ा सा कि ट्रांसफर कैलिपर होता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि इस ट्रांसफर कैलिपर के अंदर ये कैटेगराइज करते हैं जब, तो ट्रांसफर कैलिपर के अंदर हमको दोनों माइक्रो में जो कैलिपर हैं वो देखने को मिलते हैं, इनसाइड कैलिपर भी और आउटसाइड कैलिपर भी, दोनों कैलिपर हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ट्रांसफर कैलिपर आउटसाइड और इनसाइड मेजरमेंट कर सकता है। ये यहाँ पे जेनी कैलिपर है, आपको पता ही है कि किसी लाइन के समांतर रेखाएं खींचना है या मार्किंग करना है तो उसके लिए जेनी कैलिपर का दूसरा ही नाम हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है। फर्म जॉइंट कैलिपर क्या होता है, जब हम कैलिपर पढ़ते हैं तो उसमें दो टाइप के कैलिपर मिलते हैं आपको। एक फर्म जॉइंट होता है जिसको एक रिवेट की सहायता से जोड़ देते हैं और एक स्प्रिंग जॉइंट होता है। इसका डिजाइन इस प्रकार से दिया जाता है, ये स्प्रिंग जॉइंट होता है ना। तो स्प्रिंग जॉइंट ज्यादा एक्यूरेट होता है फर्म जॉइंट की अपेक्षा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वी। उसके बाद आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा है मटेरियल ऑफ फ्लैट लेपिंग वर्क प्लेट फॉर सॉफ्ट मटेरियल। तो जो फ्लैट लेपिंग वर्क प्लेट होती है उसको कास्ट आयरन मटेरियल से बनाया जाता है। जनरली जो लेपिंग प्लेट होते हैं सभी लेपिंग प्लेट को हम जो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन है उस मटेरियल से बनाते हैं। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जब भी हम लेपिंग करते हैं तो लेपिंग के लिए हमको एक प्लेट यूज करनी पड़ती है, ये राउंड शेप में भी हो सकती है और चौकोर या अलग अलग साइज में भी या शेप में भी बनी हो सकती है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, है ना। इसमें पूछा गया है इन लुब्रिकेशन ग्रीस आर डेजिग्नेटेड विद नंबर फ्रॉम 0 to 6। नंबर 0 ऑन अ ग्रीस डिजिग्नेशन इंडिकेट, मतलब कोई भी ग्रीस है उसको हम 0 to 6 तक उसके ग्रेड रहते हैं। तो जो 0 ग्रेड की ग्रीस है वो क्या इंडिकेट करती है, तो ये 0 ग्रेड की ग्रीस होती है वो सॉफ्टेस्ट ग्रीस होती है। मतलब ये सबसे सॉफ्ट ग्रीस 0 ग्रेड की ग्रीस है, सबसे हार्ड ग्रेड की ग्रीस ये 6 ग्रेड की ग्रीस है ना। तो ये ग्रीस का हम जब ग्रेड करते हैं ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग में आपको देखने को मिलेगा कि 0 से लेके 6 तक ग्रीस की ग्रेडिंग होती है। सॉफ्ट ग्रेड का ग्रीस सबसे 0 है, सबसे हार्ड ग्रेड का ग्रीस 6 है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नया है, आपको याद रखना है, कहीं और भी पूछा जा सकता है या फिर कहीं और ये भी पूछा जा सकता है कि जो 6 नंबर का ग्रेड का ग्रीस है वो सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है। तो आपको ये भी चीज याद रखना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है एज पर स्टैंडर्ड द मिनिमम डायमीटर ऑफ हॉल ऑफ डायमेंशन इज। देखिए जब हम लिमिट फिट टॉलरेंस का टॉपिक पढ़ते हैं तो उस पे 25H7 है ना, ये जो 7 नंबर है ये डिनोट कर रहा है कि IT ग्रेड 7 है ना। आईटी का ग्रेड 7 है जिसको टॉलरेंस का ग्रेड बोलते हैं। ये यहाँ पे एच दिया है, ये हॉल बेसिस सिस्टम को इंडिकेट करता है। जब हॉल बेसिस सिस्टम होता है तो यहाँ पे एच लेटर से इंडिकेट किया जाता है
और हॉल बेसिस सिस्टम को हमेशा कैपिटल लेटर से ही दर्शाया जाता है। तो इसका मतलब ये है। तो आपको पता होगा कि जब हम लिमिट फिट टॉलरेंस या फिर फिट पढ़ते हैं तो उसमें एक हॉल बेसिस सिस्टम होता है और एक सॉफ्ट बेसिस सिस्टम होता है। तो दोस्तों जो हॉल बेसिस सिस्टम होता है, हॉल बेसिस सिस्टम में जो लोअर डिविएशन ऑफ हॉल इज 0 होता है, अपर डिविएशन में सॉफ्ट का जो डिविएशन है वो 0 होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हॉल बेसिस सिस्टम होता है उसका लोअर डिविएशन 0 होता है, इसलिए यहाँ पे मिनिमम डायमीटर ऑफ हॉल 25 mm ही हो जाएगा, है ना, 25 mm ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे बोला है 41, इसमें द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ RF, जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, RF का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर एंड आइसोमेट्रिक स्किल। तो दोस्तों जब हम जो ड्राइंग का टॉपिक पढ़ते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो उसमें आइसोमेट्रिक स्किल देखने को मिलती है। तो उस स्किल की RF वैल्यू क्या होती है? तो इसकी RF वैल्यू होती है दोस्तों, यहाँ पे इसका ये cos 60 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री, है ना। cos 45 डिग्री जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा रूट टू डिवाइडेड बाय 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये यहाँ पे 1/2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये अंडर रूट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है ड्रिल जिग का कौन सा भाग सबसे कठोर किया जाता है? जब हम ड्रिल जिग देखते हैं तो दोस्तों एक प्लेट टाइप से होती है, उसमें कई बुश लगे होते हैं। तो जो बुश है ना, बुश को बहुत अधिक हार्ड किया जाता है, क्योंकि जब हम ड्रिलिंग करते हैं किसी पीस पर तो बुश के थ्रू ही ड्रिल जो पार्ट जो वर्कपीस है उसमें अंदर जाता है, इसलिए इसकी सतह को घिस ना दे, इसके लिए हम जो बुश है उसको बहुत ही हार्ड रखते हैं। तो ये सबसे कठोर भाग उसका बुश हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इफ द वॉल्यूम ऑफ ये 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का, वो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, है ना, तीनों को मिला के उसका क्या बनता है, वॉल्यूम 275, है ना। और इसका एरिया की अगर बात करें तो लंबाई और चौड़ाई मिला के जो एरिया है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इनने कैलकुलेट करके दे दिया है 25। जैसे ही 25 को इससे भाग देंगे 275 को, तो यहाँ पे हमको 11 जो है वो करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 44 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, वर्कशॉप में फर्श से ऊंचाई तक यानी छत तक भार को उठाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जब हम मैकेनिकल वर्कशॉप में काम करते हैं तो उस वर्कशॉप में जो भी हैवी वेट होता है उसको उठाने के लिए चेन पुली ब्लॉक का यूज करते हैं। चेन पुली ब्लॉक, है ना, चेन पुली ब्लॉक, जिसको चेन घिरनी ब्लॉक हिंदी में बोला गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रू जैक क्या है? स्क्रू जैक से बहुत कम ऊंचाई तक हमको कोई भी वेट उठाना है तो उसके लिए स्क्रू जैक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो चेन पुली ब्लॉक है वो वर्कशॉप में एकदम फर्श से छत तक उठा सकता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे 45 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंग्लिश से आया है। मैंने आपको जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें भी बताया था कि एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड आर्टिकल, बस 3 ही टॉपिक हैं, इनसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो मिलिट्री है, मिलिट्री का हमको एंटोनिम इसका विपरीत बताएंगे तो इसका सिविलियन हो जाएगा। मिलिट्री मतलब सेना, सिविलियन मतलब नॉर्मल आदमी, है ना। तो इसका ये ऑप्शन उसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए 46 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, द टॉलरेंस ग्रेड विच कैन बी ऑब्टेन इकोनॉमिकली बाय ग्राइंडिंग प्रोसेस। ग्राइंडिंग प्रोसेस में जो हमको सरफेस की फिनिश मिलती है
उसका टॉलरेंस का ग्रेड कितना होता है, ये इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IT ग्रेड 11, है ना, टॉलरेंस का ग्रेड 11। ये ग्राइंडिंग प्रोसेस के द्वारा जो हमको फिनिश मिलती है उससे हमको अचीव होता है। यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है ब्रेजिंग इज जनरली डन, मतलब जो ब्रेजिंग है वो कितने तापमान पर की जाती है सामान्यतः। तो ये अबव 450 डिग्री, 450 डिग्री सेंटीग्रेड के जो ऊपर की जाती है उसको बोलते हैं ब्रेजिंग, और जो इसके 450 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे की जाती है उसको सोल्डरिंग बोलते हैं। अगर यहीं पे पूछा जाता कि सोल्डरिंग कितने तापमान पर किया जाता है, तो बिलो द 450 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48। 48 के क्वेश्चन में पूछा है ओसा, है ना, ओसा कानून कब लागू हुआ। तो ये कानून 1970 में लागू हुआ। ये आपको जो एनवायरमेंटल स्टडी है उससे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन। ओसा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार। तो ओसा का फुल फॉर्म रहता है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन। ये 1970 में स्थापित हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं हम 49 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो 49 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है 150 mm की साइन बार को 30 डिग्री के कोण तक उठाने के लिए आवश्यक जो स्लिप गेज है उसकी ऊंचाई कितनी रखेंगे। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जब साइन गेज को हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो कोण है उसको कोण को मेजर करने के लिए जब उसको रखते हैं तो उससे क्या बनता है, त्रिभुज का विकर्ण बनता है। और जो लंब है वो किससे बनता है, परपेंडिकुलर, वो स्लिप गेज से बनता है। और जो बेस होता है वो वर्क पीस होता है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि 150 mm अगर साइन बार की लंबाई है तो यहाँ पे जो स्लिप गेज है इसकी थिकनेस कितनी होगी। और यहाँ पे एंगल दिया है कितना, 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री यहाँ पे एंगल दिया है। तो जो 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री के एंगल में क्या शर्त रहती है कि इसकी जो भुजाओं का रेशो होता है वो 1:√3 है ना, ये रेशो इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर कर्ण अगर यहाँ पे 2 की वैल्यू अगर 150 है तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी होगी, 75, है ना। तो ये होता है लंब, ये उसका होता है आधार, और ये उसका होता है उसका कर्ण। तो जब कर्ण की वैल्यू यहाँ पे 2 की वैल्यू 150 है तो ये लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। ये जनरल सा क्वेश्चन रहता है जो स्लिप गेज से पूछा जाता है। उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है ब्रास गेट डिस्कलर्ड इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मतलब जो पीतल होता है वो किसकी उपस्थिति, मतलब जो कौन सी गैस है उसकी उपस्थिति से उसका कलर है वो चेंज हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि H2S जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं ये ब्रास के कलर को चेंज कर देती है, उसको डिस्कलर कर देती है। और आपको 51 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था, ये देखिए मैक्सिमम इंटरफियरेंस, दोस्तों ध्यान रखना, मैक्सिमम इंटरफियरेंस बिटवीन अ हाउसिंग ऑफ हॉल डायमीटर एंड अ बुश ऑफ आउटसाइड डायमीटर। तो देखिए हॉल डायमीटर जो इंटरफियरेंस है वो कैसे आता है कि जब हम मिनिमम हॉल का साइज लेंगे और मैक्सिमम सॉफ्ट का साइज लेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम जो हॉल का साइज है वो 45 mm निकल के आएगा, और यहाँ पे सॉफ्ट का जो मैक्सिमम साइज है वो 45.042 mm निकल के आएगा। तो इनका दोनों का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये माइक्रोन में है, ये एमएम में है। तो दोस्तों जब एमएम को माइक्रोन में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे इसकी वैल्यू एमएम में आएगी 0.042 माइक्रोन। जब हम इसको जब हम इसको माइक्रोन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 1000 का गुणा करेंगे। जैसे ही 1000 का गुणा करेंगे इसकी वैल्यू
42 माइक्रोन हो जाएगी। तो ये आपको यूनिट का जो कन्वर्जन है वो आना चाहिए, तभी आप इसरो में सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, सेंसिटिविटी ऑफ स्पिरिट लेवल यूज्ड इन मशीन शॉप। तो दोस्तों जो मशीन शॉप या जनरल वर्कशॉप होते हैं उनमें जो स्पिरिट लेवल यूज होता है उसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है? तो यहाँ पे 0.5 mm पर 100 mm है ना, 0.5 mm पर 100 mm इसकी सेंसिटिविटी रखी जाती है। 53 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये देखिए ये लेथ का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका लेथ का हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जो लेथ का क्वेश्चन है इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो है ना इसका फॉर्मूला रहता है कि ड्राइवर गियर का टीथ बटा ड्रिवन गियर का टीथ, है ना। तो ये गियर रेशो बोलते हैं इसको। इसके बाद इसको फॉर्मूला ये रहता है, पिच, जो भी थ्रेड काट रहे हैं हम उसकी पिच, उसके बाद उसको 5/127 से इसमें गुणा करते हैं, 127 सॉरी। उसके बाद इसको पिच डिवाइडेड बाय यहाँ पे करते हैं लीड स्क्रू पिच इन इंच, है ना। तो जो लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू, इसकी पिच इंच में रखते हैं। तो दोस्तों इसको जब इस फॉर्मूले को प्लीज नोट कर लेना। उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें डबल स्टार्ट थ्रेड काटी जा रही है। तो डबल स्टार्ट थ्रेड अगर 5 mm पिच का है तो इसका लीड क्या रखेगा? तो जो लीड है ना वो लीड से हमको मल्टीप्लाई करना रहता है ना। तो लीड कितनी हो जाएगी इसकी? 10 गुणा 5। देखिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आगे लिखेंगे हम। यहाँ पे इसकी लीड हो जाएगी कितनी? 10 mm। और इसकी जो लीड स्क्रू की लीड कितनी हो जाएगी? लीड स्क्रू की अगर पिच की बात करें तो 2 TPI है। TPI को हमको पिच इज इक्वल टू 1/TPI, है ना। तो TPI का उल्टा जस्ट होता है पिच। तो इसका पिच कितना हो जाएगा? 1/2 इंच, है ना। तो ये इंच में है इसका। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये 2 है ऊपर चला जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कितने का करना है? ये 5/127। जब ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 50, और 50 का 2 से करेंगे 100। 100/127 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये लेथ का क्वेश्चन था, ये आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना था कि डबल स्टार्ट थ्रेड यहाँ पे बोला है, तो हमको जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें लीड को लेते हैं। तो यहाँ पे पिच 5 mm था, जब हम लीड कैलकुलेट करें तो 10 mm हो गया। उसके बाद जो लीड स्क्रू है उसका पिच डायरेक्टली ना देते हुए उसने टीपीआई दिया, तो टीपीआई को हमने पिच में कन्वर्ट करा, उसके बाद फिर उसको गियर रेशो में कन्वर्ट करा। तो ये 100/127 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द सेरेडाइजिंग प्रोसेस विच कोटिंग इज डन टू प्रोटेक्ट मेटल सरफेस। जो सेरेडाइजिंग प्रोसेस है मेटल कोटिंग का, उस सेरेडाइजिंग प्रोसेस में हम किस मटेरियल की कोटिंग करते हैं? तो जिंक की परत चढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, 3:7 के बराबर अनुपात कौन सा है? दोस्तों मैथ के एकदम सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है जो सिंपल टॉपिक होते हैं, जैसे कि परसेंटेज हुआ, सरलीकरण हुआ, ये सब जो टॉपिक हैं आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, तभी आप इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए इसको जब इस विकल्प को हम अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर 3 से मैं इसको काटता हूं तो 3 से 3 बार 9 कटेगा, 3 से 7 बार 21 कटेगा। ये 3/7 के बराबर रेशो है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैथमेटिकल कितने सिंपल पूछे जाते हैं। अगर आपको बहुत बेसिक सा मैथ आता है तो आप इसरो के मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, ऑक्सी एस्टिलीन वेल्डिंग। जो ऑक्सी एस्टिलीन वेल्डिंग है
दोस्तों ऑक्सी एस्टिलीन जो वेल्डिंग है उसको अधिकतम ज्वलन तापमान कितना होता है, तो उसका 3300 डिग्री इसका सेंटीग्रेड रखा जाता है ऑक्सी एस्टिलीन गैस का, जिसमें 3 फ्लेम बनती हैं, एक न्यूट्रल फ्लेम बनती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनती है, कार्बोराइजिंग फ्लेम बनती है ना। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है इसका, मैक्सिमम टेम्परेचर 3300 डिग्री रखा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर का देखते हैं। द रीजन फॉर रिजल्टिंग ओवर साइज होल इन ड्रिलिंग, जो ड्रिलिंग में हमको जो, जैसे मान लीजिए हम अगर ये हॉल करना चाह रहे हैं 10 mm का, तो 10 mm का हॉल ना मिलते हुए हमको 11 mm का हॉल मिला, तो उसका रीजन क्या है, मतलब उसका साइज क्यों बढ़ा, जबकि ड्रिल का साइज 10 mm ही है। तो 10 mm का जब हम ड्रिल यूज कर रहे हैं तो उसका हॉल भी 10 mm का होना चाहिए। तो ये दिक्कत क्या होती है, जब हम ड्रिलिंग करते हैं उस टाइम पे माल फंक्शनिंग होती है। तो लिप्स आर नॉट इन इक्वल, जब जो ड्रिल है उसकी जो लिप हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रिल बनाया तो इसकी लिप्स अगर इक्वल नहीं होंगे तो जो हमको हॉल प्राप्त होगा उस ड्रिल के साइज से ज्यादा साइज का प्राप्त होगा। आगे देखते हैं हम। ये देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इन 5 यूनिट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज 5 यूनिट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस। तो दोस्तों आप जब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इसका ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर जो 5 यूनिट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगी तो उसकी बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसमें, तो 1 2 3 4 5, जब मैं 5 यूनिट ले रहा हूं तो बाई की वैल्यू कितनी हो जा रही है 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा है। द डायमीटर ऑफ रॉड रिक्वायर्ड फॉर थ्रेडिंग यूजिंग अ डाई, डाई के द्वारा जब हम थ्रेड काटते हैं तो उसके लिए जो रॉड यूज होता है उसका डायमीटर कितना रखा जाता है, ये पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो डायमीटर है वो पिच के 10वें भाग का माइनस होता है। जैसे मान लीजिए जो डायमीटर रखा जाएगा वो जो उसकी पिच होगी, तो पिच का 10वां भाग माइनस करके जो डायमीटर हमको अचीव होता है वो रॉड का डायमीटर होता है ना। ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं ए और ए करके लाई ऑन, देखिए ये एंड ये जो पॉइंट है वो किस पर किस एक्सिस पर दर्शाए जाएंगे, तो ऑन द लाइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू है, अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यहाँ पे बनाता हूँ, तो इस पे अगर दो वैल्यू बराबर है, जैसे मान लीजिए वाई का भी मान भी अगर 2 है, एक्स का मान भी अगर 2 है, तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। यहाँ पे साइन में दे दिया ए और ए दोनों की वैल्यू सेम है तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये उसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जो माइल्ड स्टील ब्लॉक में 20 छिद्र वेधन के लिए तर्कु का अधिकतम आरपीएम, तो देखिए जो दोस्तों जो माइल्ड स्टील का कोई पार्ट है उसमें हमको 20 का हॉल करना है, या वेधन मतलब होता है ड्रिलिंग, ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल का अधिकतम आरपीएम कितना होगा, है ना। आरपीएम पूछा है तो ड्रिलिंग के लिए जो गति का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों जब हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे तो उस फॉर्मूले में क्या रहता है कि यहाँ पे कटिंग स्पीड मल्टीप्लाई 1000 पाई डी इज इक्वल टू ये इसका आरपीएम, ये एन से डिनोट करते हैं इसको। तो जब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कटिंग स्पीड दी है यहाँ पे 44, तो 44 को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद 20 का हॉल, तो 20 जो डाया है यहाँ पे 20 रखेंगे,
तो जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो 700 mm 700 आरपीएम सॉरी, ये 700 आरपीएम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 700 आरपीएम। जैसे ही आप दोस्तों इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन निकल के आएगा। हम वैल्यू पुट करके भी देखते हैं। देखिए कटिंग स्पीड यहाँ पे 44 गुणा 1000 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 22, यहाँ पे 7 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद डायमीटर की बात करें तो ये 20 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 0 से एक 0 काट देंगे, 22 दूनी 44 से 44 एक कट जाएगा। उसके बाद 7 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 700 इसका आरपीएम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 62 नंबर का। द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। द प्रोडक्ट मतलब अगर हम द्रव्यमान का वेलोसिटी से गुणा करेंगे, द्रव्यमान का ये मास को अगर हम वेलोसिटी से गुणा करेंगे तो हमको रिजल्टिंग में क्या मिलेगा, है ना। मास इनटू वेलोसिटी किसका होता है, मोमेंटम, है ना। जो मोमेंटम है जिसको हम संवेग बोलते हैं हिंदी में, संवेग का द्रव्यमान और वेग से गुणा करते हैं तो हमको संवेग प्राप्त होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन। 63 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय श्री कपिल देव। कपिल देव जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो माई क्रिकेट माई लाइफ, है ना, माई स्टाइल सॉरी, माई क्रिकेट माई स्टाइल, है ना, क्रिकेट माई स्टाइल ये बुक है, कपिल देव द्वारा लिखी गई थी। तो वी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीके की भी पूछे जाते हैं, तो आपको स्टैटिक जीके थोड़ा सा पढ़ के जाना है। उसके बाद 64 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द स्पिंडल स्पीड इन आरपीएम रिक्वायर्ड टू ड्रिल, है ना। ये आरपीएम दोस्तों हमने पहले कैलकुलेट करा ना, सेम फॉर्मूला लगा के इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसकी कटिंग स्पीड 33 है तो इसको 1033 गुणा 1000 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 22/7 गुणा 14, है ना। तो 7 दूनी 14 एक कट जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 11 से 3 बार और 11 से इसको 2 बार काट देंगे, ये 2 इसको 500 से काट देगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 250 आएगा। जब 250 का 3 में गुणा करेंगे तो 750 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 65, सबसे बड़ी संख्या जिसे, ये देखिए ये यहाँ पे एलसीएम का क्वेश्चन पूछा गया है, एलसीएम एचसीएफ से। तो सबसे बड़ी संख्या जिसे इस इससे विभाजित किया जाए तो शेष ए बचे। तो इसको क्या रहता है दोस्तों कि जब ये जो संख्या है, जैसे मान ली 398, इसमें से 7 माइनस करेंगे, 436 इसमें से 11 माइनस करेंगे, और 542 542 है उसमें से 15 माइनस करेंगे। जो हमको संख्याएं मिलेंगी यहाँ पे उनका हम एचसीएफ निकालेंगे, तो जो वैल्यू हमको मिलेगी जैसे कि 17 आएगी इसकी वैल्यू, वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 300, यहाँ पे 7 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 391 हो जाएगा। इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो ये 425 हो जाएगा। जैसे इसको माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे 527 हो जाएगा, है ना। इसको हम एचसीएफ जब हम निकालेंगे इसका, तो ये एचसीएफ देखिए हम इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से निकालते हैं, है ना। एचसीएफ जब निकालेंगे तो ये कितना था, 391, और यहाँ पे एक और संख्या थी 425, और एक और संख्या निकल के आई थी यहाँ पे 527। तो दो जो मिनिमम डिफरेंस होता है उस मिनिमम डिफरेंस को निकालेंगे दो संख्याओं के बीच, तो यहाँ पे 9 और 25 34 हो जाएगा। 34 किसको डिवाइड, जैसे मान लीजिए इस संख्या से हम इन सभी को डिवाइड करके देखेंगे तो क्या ये सभी को डिवाइड कर पा रहा है, नहीं। तो इसका एक और छोटा भाग कौन सा है, 17। 17 इन सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 66,
66 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर। ये देखिए दोस्तों, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस 48 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनियस, अगर ये 50 सेंटीमीटर है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? तो दोस्तों ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो इस एरिया जो अब ट्राइंगल है वो निकल के आ जाएगा। तो पहला टास्क हमारा ये है कि इसमें लंब निकालना है। तो दोस्तों जो ट्रिपलेट नाम की चीज हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो ट्रिपलेट का यहाँ पे यूज होता है, यूज हो रहा है, तो उसको देखेंगे। ये 25, यहाँ पे इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे ये 24 आएगा, ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। 7, 24 और 25, इसकी एक ट्रिपलेट होती है, तो इस ट्रिपलेट का यूज करके इसकी भुजा ये वाली हो जाएगी 14, है ना। 14 जो ये हो जाएगा, तो हमको बेस मिल गया 48 और हाइट मिल गई 14। जब यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, 7 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 इसका करेक्ट ऑप्शन निकल के आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 67 नंबर का। विच प्रोसेस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मैटिंग कंपोनेंट्स, मैटिंग कंपोनेंट्स के बीच जो फिट की क्वालिटी है, तो वो कौन सी प्रोसेस है वो सुधारती है, इम्प्रूव करती है? तो लेपिंग जो प्रोसेस है, ये फिनिशिंग ऑपरेशन है। लेपिंग, होनिंग, सुपर फिनिशिंग, बफिंग, ये सब फिनिशिंग ऑपरेशन है, ये फिट की क्वालिटी को सुधारते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 68। ये देखिए रीजनिंग का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों अगर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो के संस्थान है जो, उसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सारी चीजें बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए, तो आप वहां पे सिलेक्शन ले सकते हैं। ये देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका कैलकुलेट करेंगे FOM, है ना। तो ये रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें समय बर्बाद नहीं करते हैं, ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमको मेन फोकस करना है टेक्निकल क्वेश्चन पे। विच इज द हैवीएस्ट मेटल इन द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सा हैवीएस्ट मेटल है? तो सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी होती है? जैसे मरकरी है, इसकी बात करें तो 13.6 होता है, लेड का 11.7 के समथिंग होता है, और गोल्ड दोस्तों, तो गोल्ड का 19 पॉइंट कुछ के समथिंग ग्राम पर सीसी में होता है, तो ये सबसे भारी यहाँ पे गोल्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइंड प्लान, जो इंक्लाइंड प्लान होता है उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज कौन देता है? तो जो बेस है ना, बेस मैकेनिकल एडवांटेज देता है लाइक इंक्लाइंड प्लान, है ना। तो बेस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये 250 व्यास वाली सान चक्र 2800 आरपीएम पर चलती है, तो उसकी पृष्ठीय गति क्या होगी मीटर पर मिनट में? ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पृष्ठीय गति है, ये सान चक्र इसको बोलते हैं ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग का एक क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ड्राइंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो ड्राइंग का एक क्वेश्चन है, A1 आकार के ड्राइंग कागज की माप क्या होती है? तो जो A1 आकार का ड्राइंग पेपर है, देखिए ये जीरो से शुरू होता है, A1, A2, A3 और A4 तक जाता है, किसी किसी केस में A5 तक भी देखने को आपको मिलता है। तो जो A1 है उसका साइज होता है 1189 मल्टीप्लाई 841। अब इसमें ये जीरो से हमको A1 निकालना है, तो A1 के लिए क्या करते हैं, जो पीछे वैल्यू लिखी है जस्ट इसको हाफ करके यहाँ पे रख देते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये A1 का साइज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसको याद करने का ट्रिक बहुत सिंपल होता है दोस्तों, जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ेंगे उस टाइम भी हम बताएंगे कि कैसे इसका साइज कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं लॉक वाशर का क्या लाभ है, लॉक वाशर का यूज हम क्यों करते हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि कंपन होने पर जो वाइब्रेशन होता है उस पर बोल्ट या नट ढीला ना हो, उसके लिए हम
बोल्ट या नट के नीचे लॉक वाशर का यूज करते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यदि तरंग की गति 380 मीटर पर सेकंड है एवं इसकी फ्रीक्वेंसी 1900 हर्ट्ज है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो जिसकी तरंग दैर्ध्य है, ये वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, तो वेवलेंथ यहाँ पे ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला होता है कि तरंग गति जो वेव की वेलोसिटी है इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेव लेंथ, है ना, वेव लेंथ इसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे ही ये हमको पता है कि कटिंग की गति कितनी दी है 380, इसको जब इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है 1900 मल्टीप्लाई वेव लेंथ, है ना, तो वेव लेंथ यहाँ पे क्या निकल के आएगी, ये इसको काटेंगे, उसके बाद 19 से इसको 2 बार काटेंगे, तो 2 बटा यहाँ पे 2 बटा 10 आ जाएगी। एक सेकेंड, है ना दोस्तों, 2 बटा 10 जिसको 0.2 बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 75 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग। तो साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग एक केस हार्डनिंग या फिर सरफेस हार्डनिंग की प्रोसेस है, तो इसको आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है यूनिट ऑफ सरफेस रफनेस वैल्यू। तो यहाँ पे जो यूनिट है वो माइक्रोन में दी जाती है, सरफेस रफनेस की वैल्यू है वो माइक्रोन में ही हमेशा दर्शाई जाती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये जो हाई स्पीड स्टील है HSS, हाई स्पीड स्टील के उपकरण में ये 18, 4 और 1 के रेशो में जो धातुओं का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें ये यहाँ पे कौन सी धातु कितनी मात्रा में मिक्स की जाती है वो हमको बताना है। तो यहाँ पे टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम ये 18, 4 और 1 के रेशो में मिलाए जाते हैं। आगे देखते हैं 78 नंबर पे, द सेट ऑफ द रिप्रेजेंट द सेट ऑफ, जी सेट है ये होल नंबर का है। दोस्तों जो नंबर 1 से शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक जाते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इसमें अगर 0 से शुरुआत करें 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, तो इसको बोलते हैं होल नंबर, है ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है डायमेंशन इज एग्जांपल ऑफ, ये डायमेंशन दी है ये किसका एग्जांपल है? ये बाइलेटरल टॉलरेंस है। जैसे मान लीजिए कोई भी डायमेंशन है उसको अगर प्लस और माइनस में हमने टॉलरेंस दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस 0.035, तो ये प्लस और माइनस में जब हम टॉलरेंस देते हैं उसको बोलते हैं बाइलेटरल टॉलरेंस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 80 नंबर, सरफेस फिनिश इज द मेजर ऑफ, सरफेस फिनिश रफनेस ऑफ सरफेस, मतलब जो सरफेस की रफनेस है उसकी मात्रा हम कौन सी वैल्यू बताती है? सरफेस फिनिश, है ना, तो सरफेस फिनिश में क्या मेजर किया जाता है? रफनेस ऑफ सरफेस। तो दोस्तों ये 80 क्वेश्चन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो के हम 2022 में जो पेपर हुआ था इसको डिस्कस किया। तो दोस्तों ये एज इट इज ऑफिशियल आंसर की है, और आपको इसी को ध्यान में रखते हुए आगे के जो एग्जाम इसके होंगे उसकी प्रिपरेशन करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो को पूरा देखा होगा तो सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन करी वो समझ में आई होंगी। उम्मीद ये है कि आपको जो मैंने बताया वो सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी लाभ होता है तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और दबा के इसको शेयर करें। थैंक यू।